नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है यहाँ पे। मैं परश्मिता गोस्वामी, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। और आज हम यहाँ पे 2022 CUET UG का जो क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कशन है उसको करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल प्रोसीड टू आवर क्वेश्चंस। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज out of the given options choose the most appropriate one to define density of population. So जो आपका क्वेश्चन है density of population से पूछा जा रहा है एंड डायरेक्टली ये आपसे पूछ रहे हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कि हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस है। तो ऑप्शन ए है नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड, change in number of persons of a territory during a specific period of time. C, ratio between the number of women men in the population. और नंबर 4, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। जो पहला ऑप्शन आपको बताया जा रहा है वो बता रहा है कि कितने लाइव बर्ड्स होते हैं पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से। उसके बाद ऑप्शन बी आपको आपसे बता रही है दैट चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन ऑफ अ टेरिटरी, एक जगह पे कितने लोगों का आना जाना होता है, फिर बर्थ रेट एंड डेथ रेट में चेंज होता है। जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट में चेंज होते हैं हम यूजुअली उसको नेचुरल चेंज इन पॉपुलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज है इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इट हैज बीन आस्क्ड। इन द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपको रेशियो बिटवीन मैन एंड वीमेन के बारे में बोला जा रहा है। और जो आपका ऑप्शन डी है वो बोल रहे हैं कि जो लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एन एरिया। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा आपका आंसर डी, जो है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन का डिवीजन होता है किससे, टोटल लैंड एरिया, मतलब एक यूनिट और in 1 square kilometer of an area how many people are living there. So this is the density of population for an area. So the next question is relating to the zoom cultivation or shifting cultivation that we know in our country. Okay, we call it as zoom cultivation in some parts of our country. So यहाँ पे आपको particularly इंडोनेशिया और मलाइशिया में इस कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है जूमिंग, ठीक है, उसके बाद मिल्पा, लादांग एंड विटिकल्चर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर सी, जो होता है कि लादांग। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिया जा रहा है जहाँ पे इंडिया के दूसरे भागों में क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं इंडिया में, बांग्लादेश में झूम बोलते हैं, उसके बाद म्यांमार में थोड़ा अलग होता है, उसको टोंगिया बोलते हैं, थाईलैंड में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, मलाइशिया में भी लदांग, फिलीपाइंस में कांगिन, उसके बाद वियतनाम में रे, श्रीलंका में छेना, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल, फिर माडागास्कर में टैबी बोलते हैं। तो ये लिस्ट आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू नो द अदर नेम्स और synonyms for zoom cultivation or shifting cultivation in different parts of the world. So the next question in which of the following countries rural industrial region is located? So आपके पास options है फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड इंग्लैंड। सो आपसे पूछा जा रहा है कि रूरल इंडस्ट्रियल जो आपका रीजन होता है वो कौन से एरिया में लोकेटेड है। सो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया हुआ है कि नॉर्थ अमेरिकन जो आपके एरिया से इंडस्ट्रियल रीजन है, कौन कौन से फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है और कौन से डिवीजन से ये रिलेट करते हैं। ओके, सब यूनिट से रिलेट करते हैं। फिर एशिया में कौन कौन से है, ओके, और एंड यूरोप में ये देखिए जर्मनी से जो आपका रूल है ये, और उसके बाद डिफरेंट अलग अलग आपको यहाँ पे लोकेशंस मिल जाएगा दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ओके, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, एंड दिस इज फॉर साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडस्ट्री अपने दूसरे इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं उन इंडस्ट्रीज को हम कौन से नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बेसिक इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको आंसर ढूंढने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि इन जो डेफिनेशन है इन चारों का क्या डेफिनेशन होता है। जो आपका बेसिक इंडस्ट्री होता है उसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। सो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री जो वो है जो आपका रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, दूसरी आइटम्स के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स प्रोडक्शन के लिए जो है रॉ मटेरियल्स आपको सप्लाई करता है आपका बेसिक इंडस्ट्री।
So the next question is, since which year radio broadcasting started in India for the first time? इंडिया में पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1920, 1923, 1916 and 1925. So the correct answer for this is option number B, that is 1923. Okay. So the next question is, which of the following is the longest हाईवे इन इंडिया? सो इंडिया में आपका सबसे लंबा जो हाईवे है वो कौन सा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है. सो आपके पास ऑप्शन है NH1, NH2, NH8 एंड NH7. सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, बट आंसर देखने से आपको पता लग जाएगा. ठीक है, जो आपका NH7 है ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि NH7, ठीक है, ये अभी इसको हम NH44 के नाम से जानते हैं. ठीक है, ये जो है NH7, इसको हम अभी NH44 के नाम से जानते हैं. ये क्वेश्चन पेपर आपका 2022 से है, इसीलिए आपको यहाँ पे NH7 ऑप्शन देखने को मिल रहा है. सो करेंटली इट इज NH44 एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3745 किलोमीटर्स. एंड ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है. तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है of different national highways and the routes of them, okay, along with the distance, so you can go through this. So the next question is, name the telecommunication service which is not considered as mass media. So यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से मास मीडिया का एक विभाग नहीं माना जाता है. तो आपके पास ऑप्शन है मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर. सो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑब्वियस आंसर है वो आपका हो जाएगा मोबाइल फोन. तो मोबाइल फोन मास मीडिया का एक पार्ट नहीं है. मास मीडिया मतलब क्या? जिस मीडिया के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लार्ज गैदरिंग तक पहुंच सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोबाइल फोन आप क्या करते हैं, पर्सनल यूज के लिए करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल पर्पजेस. सो ये आपको मास मीडिया से कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा. हालांकि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर ये क्या करते हैं, ये लोग जो अपना न्यूज है या फिर आपका जो सर्विसेज है वो एक ह्यूज और एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन तक पहुंचाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड नेगेटिव ग्रोथ रेट, ओके, नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया. सो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पीरियड में आपका इंडिया ने नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा था. सो आपका पीरियड ये डिस्क्राइब किया गया है 1901 टू 1911, 1911 टू 1921, 1951 टू 1961 एंड 1971 टू 1981. सो आपको यहाँ पे अपना जो है करेक्ट आंसर चूज करना होगा, और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नेगेटिव में चला गया था, और इसके रीजंस क्या क्या है यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है. सीवियर स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक. सो जैसे कि अभी हालांकि हमने देखा था क्या हुआ था, कोविड पेंडेमिक जो हम लोगों का हुआ था, तो वैसे ही आपका क्या हुआ था 1918 टू 1920 को स्पेनिश फ्लू का जो है हम लोगों को पेंडेमिक देखने को मिला था उस टाइम पे. उसके बाद दूसरा जो आपका रीजन हो जाएगा वो फेमाइन, फूड शॉर्टेज हो जाएगा. वर्ल्ड वार 1 भी एक तरह से रीजन बनता है इसके लिए. पोर हेल्थ कंडीशंस और लाइक सैनिटेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ था, लोगों की मौत हुई थी. ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज इम्प्रोवाइज नहीं थे हम लोगों की, इसीलिए बहुत लोगों की क्या हुई थी, जान गई थी. दिस पीरियड रिकॉर्डेड द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.31%. ठीक है, तो ये आपका जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट पीरियड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनल. सो आपको पूछा जा रहा है कि पनामा कैनल जो है उसका जो लेंथ है वो क्या है. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है 160 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 117 किलोमीटर एंड 195 किलोमीटर. सो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज approximately to the like 72 kilometer. So Panama canal का approximate length 82 kilometers है. So the correct और nearest to the correct option क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा. इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पनामा कैनल का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है. तो ये क्या करते हैं, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के थ्रू पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करते हैं. किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, कैरिबियन सी के थ्रू कनेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे आप इस मैप पे इसका जो डायग्राम है या फिर जो इसका रूट है वो देख सकते हैं. So the next question is, Niru Miru, a watershed development and management program is associated with which of the following. So पूछा जा रहा है जो ये watershed आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम है, क्या नाम है इसका, नीरू मीरू. तो ये कौन से राज्य से रिलेट करता है. ठीक है, कौन से राज्य में ये हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो पहले आपको बता दूं, नीरू मीरू का जो आपका मीनिंग है वो होता है वाटर एंड यू इन तेलुगु. तो आपको तेलुगु से समझ में आ जाएगा कि ये कौन से राज्य से
होगा। सो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये वाटरशेड डेवलपमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2000 में। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, वाटर कंजर्वेशन था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, एफोरेस्टेशन और ड्रॉट प्रिवेंशन था। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिग ट्रंक रोड रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो आपसे पूछा जा रहा है जो बिग ट्रंक रोड है वो निम्नलिखित में से कौन से महासागर में रन करते हैं, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। सो आपके पास जो ये ऑप्शन है इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से रन करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एक इंटरनेशनल शिपिंग रूट है। ठीक है, ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट है और आपका क्या करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किस लिए, ट्रेड पर्पज से कनेक्ट करते हैं। सो ये है अलग अलग उसके क्या हो जाएगा, सेंटर्स हो जाएगा जिससे जिससे ये कनेक्ट होता हुआ जाता है या फिर गुजरता है। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इसके साथ ये देख लीजिए आप लोग, वन ऑफ द बिजिएस्ट मेरीटाइम ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड कौन सा है, ये बिग ट्रंक रूट है। Okay, so the next question is a geothermal energy plant has been commissioned at which of the following places? So यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट के बारे में, और ये उसके साथ आपका लोकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो है करेक्ट लोकेशन इसका आइडेंटिफाई करना होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग दिस विल बी ऑप्शन सी। व्हाई? बिकॉज ये इंडिया का जो है फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है और ये पुगा वैली में लद्दाख में लोकेट हुआ था, जो आपका फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी है। और उसके बाद हाँ, पुगा वैली इज द फर्स्ट वन एंड द सेकंड जो आपका हाईएस्ट या फिर इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा आपका मणिकरण, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, हॉट स्प्रिंग से होता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट योर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट आफ्टर द पुगा वैली, जो कि फर्स्ट में हुआ था लद्दाख में। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग और जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स के बारे में दिया गया है, आप लोग इसमें एक नजर डाल सकते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग व्हिच 5-year प्लान इन इंडिया। सो आपसे पूछा जा रहा है जो ड्रॉट प्रोन प्रोग्राम एरिया प्रोग्राम है, ठीक है, वो कौन से साल में, कौन से 5-year प्लान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, वो जो कि है फोर्ट। क्यों फोर्ट? ये लॉन्च किया गया था 1973 टू 74 में। ठीक है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, सॉइल कंजर्वेशन था, एफोरेस्टेशन था, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट था। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में था, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्रोवाइज करने में था, और ड्रॉट प्रोन एरिया जो हमारे इंडिया में है उन सब ड्रॉट प्रोन एरियाज को उसमें ड्रॉट को प्रिवेंट करके उधर वाटर जो है उसको पहुंचाने का था। ठीक है, इरिगेशन को फ्लोरिश करने का था। So the next question is who among the following is the author of the population bomb? So ये जो बुक है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ही, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये किसने आपका लिखा था, पीटर हैगेट ने, एनरिच ने, एन स्ट्रेलर ने, या फिर थॉमस मल्थस ने। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनरिच। सो ये द पॉपुलेशन बॉम्ब वाज वन ऑफ द वेरी मच इम्पोर्टेंट और फेमस बुक रिटन बाय दिस पर्टिकुलर ऑथर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ भारत मिशन या फिर SBM जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्ट ऑफ। सो ये रूरल रिन्यूअल मिशन, रूरल शौचालय मिशन, रूरल रिन्यूअल, अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन शौचालय मिशन। सो ये किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये अर्बन के अंदर किया गया था, दैट इज अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, so the next question is which one of the following state of India has the lowest rank in human development index according to Indian National Human Development Report। so यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लोएस्ट रैंक स्टेट है, किसमें, इंडियन नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, सो ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी है, जो कि लोएस्ट HDI छत्तीसगढ़ 0.358। ठीक है, फिर जो दूसरे लोएस्ट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से दूसरे लो रैंक स्टेट्स है वो है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और हाईएस्ट में कौन कौन आ जाएगा, केरला, उसके बाद दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, सो यहाँ पे रीजंस भी मैंने पॉइंट आउट करके रखा हुआ है कि यहाँ पे क्यों HDI लो है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे पोवर्टी हाई है। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशनल फैसिलिटीज कम है,
हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लैग बिहाइंड करते हैं. सो दीज आर द रीजंस फॉर द लो HDI इंडेक्स इन Chhattisgarh. The next question is in the production of cotton, India stands at which ranks in the world cotton production? So यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कॉटन प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया वर्ल्ड लेवल में कहाँ स्टैंड करते हैं. सो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन में स्टैंड करते हैं. सो ये आपका इंडिया जो है वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन में कितना आता है, सेकंड पोजीशन में आता है. और ये डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2022 एंड 2023. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड रेलवे चैनल टनल जॉइंट्स विच टू सिटीज इन यूरोप. सो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो एक अंडरग्राउंड रेलवे है जिसका नाम है चैनल टनल, तो ये यूरोप का दो इंपॉर्टेंट सिटीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा. सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, रोम, बर्लिन, जेनेवा, एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, मॉस्को एंड स्टॉकहोम. सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है लंदन एंड पेरिस. सो यहाँ पे आपको लैंड कब खुला था, कहाँ से ये कनेक्ट करता है, ये पूरा आपको डिटेल से यहाँ पे दिया गया है जो कि 50.45 इसका लेंथ है. ये 1994 में ऑपरेट हुआ था और ये फॉक्सटोन यूके से कॉक्यूल्स फ्रांस तक क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल. सो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटेलिक मिनरल नहीं है. ऑप्शन क्या है, आयरन है, मिका है, फिर कॉपर एंड बॉक्साइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट इज मिका. क्यों, क्योंकि इसमें जो है प्योर मेटेलिक कंपाउंड लैक करते हैं. मिका में आपको प्योर मेटेलिक कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट में मिल जाएगा. इसलिए ये जो है कंडक्टिविटी नहीं एश्योर करता और इसकी वजह से ये क्या है, मेटेलिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं शो करते. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिटी वेयर एशियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी इज लोकेटेड. सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. पूछा जा रहा है कि एशिया का जो लार्जेस्ट स्लम हम बोलते हैं धारावी, वो कहाँ पे लोकेट है. वो दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या फिर चेन्नई में है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज Dharavi is located in Mumbai and it is Asia's largest slum with an area around 2.1 square kilometer. और देखिए ये 2.1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन कवर करता है, 1 मिलियन पीपल अप्रॉक्सीमेटली. So the next question is how many world population is estimated to live in urban areas by 2050. So ये आपका एक प्रोजेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है या फिर एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक हम लोगों का वर्ल्ड पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में कितना बढ़ जाएगा. सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका बी हो जाएगा जो कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है. और ये किसने बोला था, यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया है. ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन बाय 2024 अराउंड 56% है और ये जो आपका 2050 तक प्रोजेक्टेड अर्बन पॉपुलेशन है वो 68% है जो कि 2/3 ऑफ टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट मींस टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन. ओके, और एक बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्बन पॉपुलेशन है इट विल मैक्सिमाइज इन विच टू particularly which two continent, that is Asia and Africa. So ये भी ध्यान देने वाली बात है. So the next question is the level of steady noises is measured by sound level expressed in which one of the following. So यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो नॉइस है उसका जो यूनिट है वो मेजरमेंट यूनिट क्या है. तो यहाँ पे CB, DB, AB एंड IB. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो DB है. ठीक है, DB क्यों है, इसको हम लोग डेसिबल्स बोलते हैं और इसका यूनिट डीबी होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ह्यूमन हियरिंग रेंज है वो 0 dB से कितना है 120 to 140 dB, जो बहुत ही ज्यादा हम लोगों के लिए इरिटेटिंग या फिर जो पेनफुल जो थ्रेशोल्ड होता है 140 dB होता है. सो यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. 30 dB मतलब विस्परिंग साउंड जो होते हैं, फिर 60 dB मतलब नॉर्मल कन्वर्जेशन, 85 dB मतलब हैवी ट्रैफिक में जो साउंड होता है वो 85 dB के अराउंड होता है, 120 dB मतलब रॉक कॉन्सर्ट जो कि बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक होते हैं, 140 dB मतलब जेट इंजन जब स्टार्ट होता है या फिर ऐसे नॉइजेस होते हैं तब उसको हम 140 dB के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट. सो पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो इसमें से आपको कौन सा उससे मिलता हुआ अप्रोच नहीं लगता है. दैट मींस व्हिच वन डज नॉट मैचेस विद द अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम दिस फॉलोइंग ऑप्शंस. So the options are basic need approach, capability approach, need fulfillment approach and welfare approach. So ह्यूमन डेवलपमेंट से जो नहीं मिलता यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन डी. सो ये वेलफेयर अप्रोच आपका सोशली ज्यादा कनेक्ट करता है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेसिक नीड अप्रोच रिक्वायरमेंट है, कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, नीड फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज योर आंसर. डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
So the next question is the nucleus of the Gujarat industrial region is. So आपको पूछा जा रहा है गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन का न्यूक्लियस या फिर आप सेंटर बोल सकते हैं, उसका हार्ट बोल सकते हैं, वो कौन सा एरिया है. सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वडोदरा, जामनगर, बारूच, कोजाली, अहमदाबाद, वडोदरा, वलसाड एंड जामनगर. सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, जो कि अहमदाबाद एंड वडोदरा है. सो अहमदाबाद एंड वडोदरा रीजन क्या है, न्यूक्लियस ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन. क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं. इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी है. और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोर्ट से, जो आपका सी पोर्ट से, उससे बहुत ही नजदीक में होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका रिड्यूस होता है. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट एडवांटेज फॉर दिस. So the nucleus of Gujarat industrial region is your Ahmedabad and Vadodara area. Okay. So which one of the following cities became the mega city by 1950? So 1950 को इनमें से कौन सा जो सिटी है वो मेगा सिटी डिक्लेयर हुआ था. तो आपका जो ऑप्शन है वो है पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली एंड शेंजन. सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, दैट इज न्यूयॉर्क. सो next question, integrated tribal development project in Bharmar region was notified in which of the following years? So यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और वो इनिशिएट हुआ था भरमौर रीजन में. ये भरमौर रीजन कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. सो आपको पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में ये हुआ था. तो ये ईयर कौन से में हुआ था, 1975 में हुआ था. और किस वजह से हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है गद्दी ट्राइब का, वो गद्दी ट्राइब का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज एन चार्ट वेयर यू हैव टू मैच द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स विद द रेस्पेक्टिव लोकेशंस ऑफ देम. सो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, कायगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको जो स्टेट से उसका लोकेशन आपको दिया हुआ है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. क्यों ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो है तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा. उसके बाद कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगा. सी जो नरोरा है वो आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा एंड कायगा आपका कर्नाटका. यहाँ पे जो है ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर 1 2 3 4 होना चाहिए था, बट इट वाज लाइक written wrong ना, इसमें आपको थोड़ा सा मिस्टेक देखने को मिलेगा. बट एनीवे these are your correct answers as I have explained. So the next question is माइंस एंड रिफाइनरी है आपके एक तरफ और दूसरी तरफ है उसका सेंटर्स. सो आपको इसको मैच करना है. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या है, आयरन माइन है, कॉपर माइन है, ऑयल रिफाइनरी एंड बॉक्साइट माइन है. और इसका लोकेशंस क्या है, डिग बॉय है, ड्रग है, मैकाल हिल्स एंड खेतरी. सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपका आंसर अगर आप मिला के देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आयरन ओर माइन है, आयरन ओर माइन जो आपका है ये आपका दुर्ग में देखने को मिलेगा. उसके बाद आपका जो ये कॉपर माइन है, ये कॉपर माइन आपको देखने को मिलेगा खेतरी में, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है. ठीक है. ऑयल रिफाइनरी आपका दिग्बॉय में देखने को मिलेगा जो असम में है. ठीक है. और लास्ट में जो आपका लास्ट ऑप्शन बचेगा यहाँ पे बॉक्साइट माइन, वो आपका मैकाल हिल्स में देखने को मिलेगा. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फिर से आपको एक मैच द फॉलोइंग देखने को मिल रहा है. सो यहाँ पे आपका पोर्ट्स का नाम दिया गया है, एंट्रीपोर्ट पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, पैकेज स्टेशंस एंड ऑयल पोर्ट्स. एंड उसके बाद दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फंक्शंस दिया गया है, जो कि इसका फंक्शंस है. सो टैंकर पोर्ट है, कलेक्शन सेंटर्स है, वारशिप्स है एंड फेरी पोर्ट्स है. सो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मैच करना होगा. तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, जो आपका एंटीपोर्ट पोर्ट्स है वो आपका मैच होता है कलेक्शन सेंटर से. ठीक है. उसके बाद आपका जो नेवल पोर्ट्स है वो मैच होता है आपका वारशिप्स से. ठीक है. नेवल पोर्ट्स विल मैच विद दी वारशिप्स. ओके. उसके बाद जो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे, ये मैच करेगा आपका फेरी पोर्ट से, जो कि पैकेज स्टेशन है. और उसके बाद जो आपका डी है ऑयल पोर्ट, वो होगा टैंकर पोर्ट. सो ऑयल को कहाँ लेके जाएंगे आप, टैंकर से ही तो लेके जाएंगे. सो दिस विल relate with the tanker port. So there are some easy and peasy tricks that you have to apply. और sometimes ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट मेथड यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो यूजिंग दैट और यूजिंग सम लाइक ट्रिक्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है रेलवे जोन्स के बारे में. ठीक है. हम लोगों का इंडिया का जो टोटल हम लोगों का रेलवे जोन है उसको हम लोगों ने सर्टेन डिविजन्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, जो कि नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, फिर उसमें और सब डिविजन्स होते हैं
लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका रेलवे जोन एंड उसका जो हेड क्वार्टर्स है वो पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं बिलो, ठीक है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्यों ऑप्शन सी? क्योंकि ए आपका कहाँ से मैच हो रहा है? फोर, न्यू दिल्ली। नॉर्दर्न तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, फिर ईस्टर्न में आप देखेंगे वो हो जाएगा आपका क्या? कोलकाता, ठीक है। उसके बाद जो आपका वेस्टर्न हो जाएगा, ये वेस्टर्न आपका मुंबई में हो जाएगा एंड साउदर्न चेन्नई। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल रिफाइनरीज लोकेशन। यहाँ पे आपको ऑयल रिफाइनरीज का लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेट्स है जहाँ पे ये लोकेटेड है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी। वाई? बिकॉज दिस वन कोयली इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। बराउनी जो है आपका ये लोकेटेड है बिहार में, ठीक है। फिर डिगबॉय जो है आपका असम में लोकेटेड है। फिर कोची जो है आपका केरला में लोकेटेड है। सो डिगबॉय रिलेटेड क्वेश्चन या फिर अगर आप देखेंगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, सी पोर्ट, ओके, एयरवेज, रोडवेज, ओके, हाईवेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो आप ध्यान देंगे तो आपका जो यूनिट्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन यूनिट से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि रूरल सेटलमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने को बताया जा रहा है। सो यहाँ पे आपका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है? दिस सेटलमेंट एक्ट एज नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बोला जा रहा है कि ये जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का नोड होता है, मतलब सेंटर होता है। फिर बोला जा रहा है पीपल आर लेस मोबाइल इन विलेजेस। पीपल क्या करते हैं? लेस मूवमेंट करते हैं विलेजेस में। सेटलमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज। सो बेसिकली जो रूरल सेटलमेंट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में और फिर प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। यहाँ पे लाइफ इज कम्प्लेक्स, फास्ट एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल। सो यहाँ पे बोला जाए कि लाइफ जो है वो कम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है, और जो सोशल रिलेशंस होते हैं बहुत ज्यादा फॉर्मल होते हैं। सोशल रिलेशंस अमंग पीपल आर इंटीमेट। सो यहाँ पे बोला जाए कि लोगों में जो सोशल रिलेशंस है वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करने को है तो वो क्या हो जाएगा? एक्चुअली इट विल बी ऑप्शन डी। व्हाई? देयर पीपल आर लेस मोबाइल इन विलेज, दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर सेटलमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी एक्टिविटीज, दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि यस रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। और ई, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशंस होते हैं ना लोगों के बीच वो बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, इंटीमेट होते हैं। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो ये जो है आपका लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, फास्ट एंड सोशल रिलेशंस आर फॉर्मल, ये आपका अर्बन सेटलमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट रूरल सेटलमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, सी एंड ई। Okay, and nodes of economic growth, this is also related to your urban settlement. Okay, so the answer is D. So the next question is, यहाँ पे पूछा जा रहा है, again you can see from transportation part, Indian Railway is one of the longest in the world. It is the largest government undertaking in the country. Indian Railway is divided into 20 zones. Indian Railway was introduced in 1853. So आपको क्या करना है? इनमें से जो correct options है उसको identify करना है। So the correct option here will be yes, A is the correct, because Indian Railway जो है one of the longest इन द वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बी ऑप्शन है, इट इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, यस इट इज ट्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी जो है ये 20 जोन्स में नहीं डिवाइडेड है, और डी जो है इसका क्या बोल रहे हैं? इंडियन रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। सो यस, दिस इज करेक्ट। सो द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग केयरफुली विद रेफरेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो ये देख लीजिए आप, फिर से ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन आ गया है। सो ये सेंसस से रिलेट करके क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जो है ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं या फिर कौन सा इसका सही आंसर होगा। बोल रहे हैं कि केरला जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप में है, ठीक है, केरला टॉप्स इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। उसके बाद बोल रहे हैं कि स्टेट्स शोइंग हायर टोटल लिटरेसी रेट हैव ह्यूज गैप्स बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी। बोल रहे हैं कि जो स्टेट्स उसमें टोटल लिटरेसी रेट हाई होते हैं तो उसमें जो मेल एंड फीमेल लिटरेसी में जो गैप है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसा होता है क्या? Is it true? Number C is Odisha is among the top 5 states in human development category. So human development index report में क्या है? Odisha top 5 में है बोल रहे हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन डी है इंडिया हैज बीन अमंग द मीडियम एचडीआई कैटेगरी। सो इंडिया है ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स रिपोर्ट में है उसमें क्या है? मीडियम में है अभी, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ए एंड डी हो जाएगा, ठीक है। जो ए एंड डी है यही करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा. यस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट फीचर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. सो देखिए ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा. पहला आपका रूरल सेटलमेंट से हमको हमको आया था क्वेश्चन, अभी ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑप्शंस में, कम्युनिटीज आर क्लोजली नीट मतलब क्लस्टर्ड में है, मतलब क्लोजली एसोसिएटेड है. फिर पीपल शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, सो जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन जो होते हैं वो सेम होते हैं, कॉमन होते हैं. सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली लार्ज. जो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है उसमें जो आपका सेटलमेंट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी स्पेशलाइज. जो यहाँ पे जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत स्पेशलाइजेशन का डिमांड करते हैं. सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड डी. जो सेटलमेंट साइज है वो रिलेटिवली लार्ज होते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशलाइज्ड होते हैं. ठीक है. सो दिस इज फॉर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. So the next question is arrange the following incidents in sequential order according to their development. So यहाँ पे फिर से आपको ट्रांसपोर्ट एंड लाइक कम्युनिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है, यूनिट से क्वेश्चन आ गया है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो ए आपका स्टेटमेंट दिया गया है ए बी सी डी और करेक्ट वाला आपको यहाँ पे चूज करना है. बोल रहे हैं एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो नेशनलाइज्ड है. फिर बोला गया है कि एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज. ओके, सो यहाँ पे आप गौर फरमाइए इधर कि ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में पूछा जा रहा है. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. दैट मींस आपको इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. ये जो स्टेटमेंट्स है इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. ठीक है, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसमें ये अरेंज किया हुआ है. सो आपको करेक्ट ऑर्डर इसमें ढूंढना है. सो ऑप्शन ए एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड, ऑप्शन बी एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज. एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. जो पहली बार शुरू हुआ था इलाहाबाद एंड नैनी में शुरू हुआ था. फिर ऑप्शन बी भारत एयरवेज हिमालयन एविएशन लिमिटेड जॉइन दी सर्विसेज. जो भारत एयरवेज है हिमालयन एविएशन है वो इस सर्विस में ज्वाइन किए थे. सो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन तो आ जाएगा ये वाला कि एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी. दैट इज ऑप्शन सी विल कम एट फर्स्ट. सो चेक इट, ऑप्शन सी कहाँ पे है, दिस. So this will be our correct answer. So see, with one option only I can clearly identify the answer. So let us see the other options are matching or not. So see, उसके बाद B आ गया आपका एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज. यस, इट इज करेक्ट. उसके बाद आपका D आ गया भारत एयरवेज जो है हिमालयन एविएशन लिमिटेड जॉइन दी सर्विस एंड एयर ट्रांसपोर्ट उसके बाद नेशनलाइज हुआ था. यस, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ओके, so the next question is arrange the following approaches in a sequence according to their periodic development. so आपको पूछा जा रहा है, ये जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है कि ये जो आपका अप्रोचेस है इसको आपको क्रोनोलॉजिकली या फिर सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सा फर्स्ट आया था एंड कौन सा लास्ट आया था. तो यहाँ पे आपको क्या क्या अप्रोचेस मिल रहा है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो क्वांटिफिकेशन से रिलेट करता है ये अप्रोच. रीजनल एनालिसिस रीजनलिज्म से रिलेट करता है. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एंड एरियल डिफरेंशिएशन. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका रीजनल एनालिसिस पहले आ जाएगा. तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन बी कहाँ पे है, ये 2 ऑप्शंस में है. तो लेट्स सी एंड डी इसमें से कौन सा करेक्ट होगा. सो रीजनल एनालिसिस के बाद आपका जो नेक्स्ट अप्रोच आया था वो आया था आपका एरियल डिफरेंशिएशन. सो लेट्स सी डी कहाँ पे है, बी के बाद बी सी, यहाँ पे बी डी. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, बी डी. उसके बाद ए आपका ऑप्शन आ जाएगा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. तो ये लास्ट में आया था. ठीक है, ये लास्ट में आया था और आपका जो ये है रीजनल अप्रोच है वो फर्स्ट में आया था. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the following agglomerated cities according to their population in descending order. So यहाँ पे आपको ये agglomerated cities का नाम दिया गया है और आपको इसका जो population size है उसको ध्यान में रखते हुए इसको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट. सो द ऑप्शंस आर दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा वो क्या होगा, ग्रेटर मुंबई आपका पहले आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शंस में देखें ऑप्शन बी कहाँ पे है ये. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. अगेन वी विल नॉट टेक मच टाइम एंड वी गॉट द आंसर. ओके, सो बी ग्रेटर मुंबई हो जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, कोलकाता, फिर चेन्नई. ठीक है, दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the development of following approaches. Arrange the development of following approaches in geography in chronological order. So ये सिर्फ फिर से आपका अप्रोच से क्वेश्चन आ गया. ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन आपको लास्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी देखने को मिलेगा था ऑप्शन में. रीजनल एनालिसिस भी मिला था. सो सी these are repeating. okay, these are repeating itself. so आपको कहाँ पे फोकस करना है, exactly कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पे है आपको देखने को मिल रहा है, and you have to prepare accordingly to these. okay,
सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पहले आपको देखना है क्या बोला गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से सीक्वेंस में देखना है। सो आपका पहला सीक्वेंस क्या मैंने बोला था, क्या आ जाएगा, रीजनल एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, रीजनल एनालिसिस ढूंढिए कहाँ पे है, ये ए ऑप्शन और ये ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद ए एंड ए सिमिलर है। ठीक है, उसके बाद दैट मीन सी के बाद ए रियल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हमको ढूंढना है वो बी एंड डी में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी बी सही है कि डी सही है। सो ये जो है आपका डी ऑप्शन उसके बाद सही है। ठीक है, डी बिहेवियरल स्कूल आ गया था उसके बाद, एंड जो आपका बी है उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया था। ठीक है, सो दिस विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स फ्रॉम लो टू हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। सो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन सब रीजन्स का ध्यान में रखते हुए इसको आपको हाई टू लो नहीं, लो टू हाई करना है। दैट मीन्स छोटे से बड़े तक। ठीक है, लो टू हाई आपको अरेंज करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, ओशिनिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। सो here if you look at the options, so there are numbers of sequences or orders, so you have to find the correct order. So यहाँ पे पहले में तो आपको ए ए सी सी मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द सीक्वेंस। सो उसके लिए आपका जो है ए वाला ऑप्शन जो है ओशिनिया, ये आपका लो में आ जाएगा पहले। ठीक है, और जो हाईएस्ट आ जाएगा ना, वो हाईएस्ट में क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी बी। ओके, हाईएस्ट में आपका बी आ जाएगा। सो लेट्स सी ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। ए लोएस्ट में आ जाएगा, ए लोएस्ट। ओके, एंड हाईएस्ट में आ जाएगा आपका क्या, बी। सो बी लास्ट में है ना, ये वाला ऑप्शन सी। आई हैव गॉट द आंसर। सो ए जो है ओशिनिया, नेक्स्ट सी आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आपका बी आ जाएगा यूरोप, एंड उसके बाद अफ्रीका आपका आ जाएगा, जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है पॉपुलेशन का वो सबसे हाई है। So this is your answer for this question. So this was all for today, and we will meet in our next PYQ session. Till then, you keep practicing and also let us know if there are any kinds of doubt. So thank you for today.